हाय एवरीवन, दिस इज़ कल्पना वाशनी। वेलकम टू टेटोलॉजी। आज की वीडियो में हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। इससे पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी वो थी पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में। तो आज वाइगोत्स्की के बारे में बात करेंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको इनकी कंपैरिजन करके भी बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहले जानते हैं कौन थे लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की मतलब वाइगोत्स्की हम बोलते हैं, वैसे उनका नाम था लेव वाइगोत्स्की और इनके सिद्धांत को सोशियो कल्चरल थ्योरी बोलते हैं और हिंदी में है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। नाम से ही पता चल रहा है जो मेन इम्फेसिस था इनका समाज और संस्कृति पर था। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1896 में और इनका जो जीवन चक्र चला था 1934 में इनकी डेथ हो गई थी। ये रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म के समर्थक थे। रचनावाद के यानी कंस्ट्रक्टिविज्म है ना, इसके समर्थक थे। क्या होता है रचनावाद, ये तो आपको पता होगा। यहाँ पर क्या होता है, बच्चा अपने ज्ञान का खुद विकास करता है, खुद अनुभव करता है और उसके बाद अपने ज्ञान का मतलब उसको कहीं कोई उद्दीपक अनुक्रिया मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स वगैरह नहीं होता, कोई रिवॉर्ड नहीं होता, रिवॉर्ड का कोई पुनर्बलन रेनफोर्समेंट इनके कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है। इम्पोर्टेंस होती है कि बच्चा खुद अपने ज्ञान को सृजन करे, अनुभव करे और अपना ज्ञान खुद से डेवलप करे। अब क्या है, बच्चा समाज व संस्कृति से इंटरेक्ट करता है और भाषा के माध्यम से। यहाँ पे भाषा पे इन्होंने बहुत जोर दिया था। पियाजे ने भाषा पे जोर इतना नहीं दिया था जितना इन्होंने भाषा पर जोर दिया था। पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों रचनावादी थे, दोनों ही रचनावादी। इनमें ये सिमिलैरिटी है कि वो भी रचनावादी थे, ये भी रचनावादी। दोनों ही मानते थे कि ज्ञान का विकास अनुभव द्वारा होता है, बच्चा या सीखने वाला खुद अपना ज्ञान के निर्माण करता है। ठीक है, दोनों का विश्वास था कि बच्चे एक्टिव लर्नर होते हैं। ये भी मानते थे और पियाजे भी मानते थे कि बच्चे एक्टिव लर्नर होते हैं। बस डिफरेंस क्या था, पियाजे का कहना था विकास पहले होता है अधिगम बाद में होता है और वाइगोत्स्की का कहना था अधिगम पहले होता है विकास बाद में होता है। देखिए, पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 स्टेज बताई थी। ठीक है, अभी पहले आपने वीडियो ना देखा, मेरा वीडियो ना देखा तो इससे पहले वीडियो अपलोड किया है पियाजे का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो पियाजे जो थे उन्होंने 4 स्टेज बताई थी। उन्होंने कहा जैसे जैसे बच्चा मेच्योर होता है वैसे वैसे उसमें जो है उस अवस्था की जो विशेषताएं हैं वो आती जाती हैं। लेकिन वाइगोत्स्की कहते थे नहीं, पहले अधिगम होता है, पहले बच्चा सीखता है, भाई पहले सीखेगा उसके बाद वो विकास होता है उसका। ठीक है, पहले सीखता है उसके बाद विकास होता है। उसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की बच्चा 4 मेंटल फंक्शंस के साथ पैदा होता है। 4 मेंटल फंक्शंस बच्चे के अंदर गॉड गिफ्टेड होती हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है बच्चा आता है तो कुछ भी नहीं होता, उसके पास कुछ भी नहीं सीख के आता है। सब कुछ हम समाज के साथ सीखता है, संस्कृति के साथ से सीखता है, ये वाइगोत्स्की का कहना है। लेकिन उनका भी ये मानना था कि बच्चा 4 जो है मेंटल फंक्शन लेके पैदा होता है। पहला है अटेंशन, दूसरा है अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन और मेमोरी। ठीक है, इन 4 के साथ सीखता है, पैदा होता है और इन्हीं के सहारे वो अपने ज्ञान का सृजन करता है। लेकिन ज्ञान का सृजन करने के लिए उसको किसी हेल्प की ज़रूरत होती है, किसी बड़े इंसान जो की ज़रूरत होती है, जो समाज में ही मिलते हैं और संस्कृति से भी वो बहुत कुछ सीखता है। अभी हम सब कुछ आगे बहुत मतलब बहुत एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको, सब कुछ समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। पियाजे का कहना था कि सोशल इन्वायरमेंट हमारे इन एलिमेंट्री स्किल्स, जो हमारी कौन सी, ये अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन, मेमोरी, ये जो हमारी स्किल है ये एलिमेंट्री है। मतलब बहुत अटेंशन, मतलब देखिए अटेंशन क्या होता है, पहला जो यहाँ पे लिखा है ना अटेंशन, अटेंशन क्या होता है, कुछ भी देखा, कहीं आवाज़ हुई, बच्चा एकदम चौंक गया। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, कहीं देखा होगा एकदम बबक जाते हैं बच्चे, डर जाते हैं जैसा जरा सी आवाज़ होती है। सेंसेशन मतलब किसी भी चीज़ को छू के, उनके अंदर सेंसेस बहुत अच्छे होते हैं, छोटे बच्चे के सेंसेस बहुत पावरफुल होते हैं। परसेप्शन मतलब कुछ अपने हिसाब से कुछ सोचना। मेमोरी यानी कोई चीज़ अगर उसने सीखी है तो उसको याद रख पाना। ये 4 बहुत एलिमेंट्री स्टेज में, मतलब बहुत बड़ी बड़ी थिंकिंग नहीं कर पाता बच्चा, बहुत ज़्यादा अटेंटिव नहीं हो पाता। ही नहीं, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो बच्चा अटेंशन मोड में आ जाएगा। लेकिन एलिमेंट्री लेवल पे उसके पास ये सारी योग्यताएं होती हैं जो कि समाज के अंदर रह के बच्चे में डेवलप होती हैं। मतलब समाज के जो सदस्य हैं वो उसको, जैसे मदर हो गई, फादर हो गए और टीचर्स हो गए, उसके फ्रेंड्स हो गए, पीयर्स हो गए, उसके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, या जो भी समाज के सदस्य होते हैं वो उसकी जो ये एलिमेंट्री स्किल है इसको डेवलप करती हैं कि इसमें हायर मेंटल फंक्शन में चेंज कर देती हैं। और इसी को वाइगोत्स्की ने कहा था सीखना।
अब देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे मैंने प्याजे में भी आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए थे, तो यहाँ भी वही मैं कर रही हूँ कि आपको बता रही हूँ कि इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है। एक तो लैंग्वेज जिसके बारे में इन्होंने बात करी थी, तो एक तो है हमारा लैंग्वेज, है ना, और दूसरा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मतलब इस वीडियो को तो आप इतने ध्यान से देखिएगा कि इससे रिलेटेड, मतलब अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो इस टॉपिक से रिलेटेड तो एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना। स्कैफोल्डिंग, जो हमारा तीसरा टर्म है स्कैफोल्डिंग, मोर नॉलेजेबल अदर्स यानी MKO, रेसिप्रोकल टीचिंग है पारस्परिक शिक्षण, ये अभी इनके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगी। अभी आपको मोटा मोटा बता रही हूँ, जिससे आपको जब मैं ये वर्ड्स बोलूँगी ना आगे चल के, तो आपको ये लगेगा, आपको जाने पहचाने लगेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वाइगॉस्की की थ्योरी के। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं इसके। वाइगॉस्की ने 3 तरह की लैंग्वेज, जैसे अभी यहाँ मैंने आपको बताया पहला क्या है लैंग्वेज, तो अब लैंग्वेज की बात करते हैं हम। वाइगॉस्की ने 3 तरह की लैंग्वेज बताई, पहली बताई सोशियो, दूसरी बताई प्राइवेट, और तीसरी बताई इनर। तो अब देखिए प्राइवेट क्या है, देखो सोशियो क्या है। सोशियो सबसे पहली स्टेज होती है, ये 2 से 2.5 साल की अवस्था तक डेवलप होती है, 2 से 2.5 तक होती है ये, ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि बच्चा जितना समाज से ज़्यादा इंटरेक्ट करता है वो उतना ही सीखता है, किसको, सोशियो लैंग्वेज को। वह अपनी नीड के लिए लैंग्वेज यूज़ करना सीख जाता है। इसमें बच्चा अपने जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना उसको रोकर, हंसकर, चिल्लाकर या छोटे छोटे फ्रेजेस यूज़ करके, जैसे मिल्क लेना है तो भूख, दूध, रोटी, पानी, है ना। बच्चों की अपनी भाषा होती है, जैसे बच्चों को मम या कुछ भी बोल देते हैं ना, तो वो उनकी जो सोशियो लैंग्वेज, इसको सोशियो लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि वो बच्चा दूसरों को देख के सीख रहा है, अपना दिमाग वो नहीं यूज़ कर रहा है, वो सिर्फ दूसरों को देख के जो है उसको बोल रहा है, और वो टूटी फूटी लैंग्वेज बोल रहा है। तो ये हमारी सोशल लैंग्वेज होती है। वो सोशल लैंग्वेज किस लिए बोलते हैं, इसलिए कि वो सिर्फ सोशल बनना चाह रहा है, वो उसका फर्स्ट स्टेप है सोशल बनने के लिए, वो लोगों से इंटरेक्ट करने का पहला स्टेप है। वो कोशिश कर रहा है कि सोशल, और उन्हीं लोगों से सीख भी रहा है, तो इसलिए इसको सोशल, मतलब पूरा डिपेंड क्या है बच्चा, अपने मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड नहीं है, बल्कि अपने सोसाइटी पे, उसके आसपास के लोगों पे डिपेंड रहता है इस स्टेज पर। अच्छा, उसके बाद क्या है, सेकेंड जो हमारी स्टेज आती है वो है प्राइवेट स्पीच। यहाँ क्या होता है, जैसे प्याजे ने ईगो सेंट्रिक की बात करी, कि बच्चे को अपना ही अपना दिखाई देता है, उसको नहीं पता कि जो है ये वाली जो स्टेज है प्राइवेट स्पीच के, इसमें बच्चे को ये नहीं पता होता कि दूसरे लोग क्या सोचे, वो कुछ भी बोलता है, उसको जो मर्जी आती है वो बोलता है, उसके दिमाग में जो भी कुछ आता है ये सोशियो से ऊपर हो जाता है, मतलब बच्चा काफ़ी कुछ सीख जाता है बड़ों से। उसके बाद वो अपना थोड़ा सा दिमाग यूज़ करता है। जैसे हम बच्चे से कुछ कहेंगे चलो पोयम सुनाओ, है ना, तो वो पोयम सुनाएगा, तो वो ये नहीं देखेगा मैं कितना तेज़ बोल रहा हूँ, मेरी पिच हाई है या मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ, वो बस बोलता चला जाता है। हम उसको टेबल सुनाने को बोलते हैं, उसको याद है तो वो जोर जोर से बोलता है। अगर उसको कहीं जाना है, या आज हमने उसको बोल दिया कि शाम को आज हम तुम्हें घुमाने लेके जाएंगे, तो वो सारा कुछ अपना मतलब पूरे दिन अब जो मिलेगा उसको बोल देगा, या अपना खुद ही आपस में बड़बड़ाता रहेगा कि आज मैं वहाँ जाऊँगा, फिर अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगा, फिर हम कार में बैठेंगे, फिर हम जाएंगे। तो मतलब जो भी कुछ उसका, जैसा भी उसका सोशल, जो उसका घर का माहौल होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने बातों को बोलता है। बच्चा थोड़ा बहुत सोचता है और उसके बाद बोलता ज़्यादा है। जो सोच रहा होता है बोल भी रहा होता है ना, मतलब बोलता ज़्यादा है, वो सोचता नहीं है कि कोई क्या सोचेगा। आप समझ गए, उम्मीद है कि प्राइवेट स्पीच क्या होती है। उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, यानी थर्ड, इनर स्पीच। इनर स्पीच क्या है, जैसे हम भी होते हैं, कभी परेशान होते हैं तो हम क्या होते हैं, बोलते नहीं हैं किसी से, अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं कि इसका उपाय क्या होगा, क्या सोल्यूशन है। या हम कभी कभी होता है कुछ कुछ ऐसी वजह होती है हम चुप पड़ जाते हैं, साइलेंट हो, लेकिन क्या है अंदर ही अंदर हम कुछ सोच रहे होते हैं, तो वो हमारी इनर स्पीच होती है ना। इसमें क्या होता है, बच्चा खुद से बात करता है। हम बच्चे के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसको बोलते हैं साउंडलेस स्पीच, बिना आवाज़ की स्पीच है पर आवाज़ नहीं आ रही उसकी, है ना। इसमें क्या होता है, खुद से बातें करता है, जैसे जैसे वह दूसरों की फीलिंग और विचारों को समझने लगता है, जैसे जैसे वो समझने लगता है कि भाई दूसरे भी कुछ सोचते हैं, ईगोसेंट्रिज्म जो उसका है वो कम होता है, जो यहाँ पे हमारे सेकंड स्टेज पे था, वो जैसे जैसे कम होता है तो वो समझ जाता है कि दूसरे हमारे बारे में कुछ सोचते हैं, तो कुछ बातें तो वो छुपाने लगता है, वो सोचता तो है पर बोलता नहीं है उसको। जैसे अब हम उससे कहेंगे हम शाम को मार्केट जाएंगे, बच्चा बड़ा हो गया, थर्ड स्टेज पे आ गया लैंग्वेज के, तो अब ये वो सबको ऐसे इस तरीके से नहीं बोलेगा हम वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे नहीं बोलेगा। शांत रहेगा, हाँ भाई हम शाम को जाएंगे, उससे कोई पूछेगा तो वो बता देगा, जितना पूछेगा उतना बताएगा वो, है ना, एक फालतू नहीं बोलेगा, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि वो जो सोच रहा है उसको व्यक्त भी करे, कई बार बच्चे साइलेंट और भी सोचते हैं, है ना, ज़रूरी नहीं है उनको वो बताए। तो इसी इनर और अपनी इसी इनर स्पीच याद है, जब वो इस स्टेज पर पहुंच जाता है तो वो सब तरह के मेंटल फंक्शन करने के योग्य हो जाता है। जैसा उसको सोशल माहौल मिलेगा, जैसे उसको लोग सिखाएंगे, जैसे उसको लोग ट्रीट करेंगे, उस तरीके से वो
उतनी स्पीड से वो सीख जाएगा। तो देखिए ये तो बात हो गई हमारी लैंग्वेज की। अभी हमने यहाँ दूसरा पॉइंट देखा था ZPD, यानी कि समीपस्थ विकास का सिद्धांत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखिए होता क्या है, हमारा हर एक किसी का, चाहे हम हो चाहे बच्चे हों, सबका एक ZPD होता है ना, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए जोन का मतलब क्या होता है, ये जो हमारा जोन है, जोन का मतलब होता है हमारा एरिया। क्या होता है जोन का मतलब? एरिया, मतलब जगह, कितनी जगह है। प्रॉक्सिकल मतलब पास का, जो पास का, तो क्या हो गया, पास की जगह, है ना। अब देखिए यहाँ हम देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक सर्कल के रूप में यहाँ मैंने दिखाया आपको कि हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल क्या है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर क्या है, जोन ऑफ प्रैक्टिकल डेवलपमेंट, यहाँ पे क्या है कि कुछ एरिया ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में जो हम खुद कर लेते हैं, हमको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, बच्चे को किसी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे खाना पीना, ये तो जानवर भी कर लेते हैं, उसको सीखने की ज़रूरत नहीं होती है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे पहुंच से बिल्कुल बाहर होती हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि इसको हम करेंगे कभी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसके बीच में होती हैं, हम कर तो नहीं पाते लेकिन हम सोच सकते हैं और हमें कराया जा सकता है, थोड़ा एफर्ट लगाया जाए तो हमको कराया जा सकता है। तो जो बीच की जगह है ना, जो हम कर नहीं सकते और जो हम कर सकते हैं, ठीक है, उसके बीच की जो जगह है जिसको एफर्ट डाल के सिखाया जा सकता है, करवाया जा सकता है, वो एफर्ट कौन डालेगा? मोर नॉलेजेबल पर्सन, MKO, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। MKO, ठीक है, यानी कि टीचर्स, स्टूडेंट्स, सॉरी पीयर्स, है ना, पेरेंट्स, समाज के और भी कोई अनपढ़ व्यक्ति भी होगा ना, वो आपको कभी कुछ ऐसी शिक्षा दे जाता है जो आप कहते हैं अरे यार ये तो हमें पता ही नहीं था, है ना। तो जो ये वाला एरिया हो गया हमारा बीच का, जो हम कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते, उसके बीच का, इसे बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब देखिए इसको यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बच्चा है, यहाँ पे देख रहे हैं ना कि क्या है कि एक बच्ची है, वो अपनी माँ के साथ खड़ी है, ठीक है। पहले वो यहाँ थी, ठीक है। अब यहाँ तो वो खुद आ सकती है, देखिए ये छोटा बच्चा कर रहा है तो ये यहाँ तक तो वो खुद आ जाती है। और ये क्या है, ये क्योंकि छोटी बच्ची है तो ये इसके आगे स्विमिंग नहीं कर सकती। लेकिन जो ये बीच का एरिया है, यहाँ वो अपनी मदर के साथ आ सकती है, हाथ पकड़ के उसकी हेल्प के साथ। तो ये इसको कहेंगे हम ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये ZPD एरिया, ये जो एरिया होगा ZPD हो गया, ठीक है। तो ये उम्मीद है आपको भी ये समझ में आ गया होगा कि ZPD क्या होता है। चलिए अब आगे देखते हैं, जो उन्होंने उसके बाद टर्म यूज़ किया वो स्कैफोल्डिंग यूज़ किया। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? मचान या पाड़ हिंदी में बोलते हैं। आपने देखा होगा जब मकान बनता है तो पाड़ लगा दिए जाते हैं जिसके ऊपर मजदूर चल के जो श्रमिक होते हैं वो काम करते हैं, और ये बिल्डिंग को एक सपोर्ट भी देती है ना, और मजदूरों के लिए भी सपोर्ट होता है। और या देखा होगा आपने कहीं पुताई वुताई होती है ना ऊंची ऊंची बिल्डिंग में, तो वहाँ पे भी लकड़ी के वो लगा देते हैं जिससे चढ़ के उसके ऊपर वर्क किया जा सके, पेंटिंग वगैरह की जा सके, है ना, वाइट वॉश की जा सके। तो वो होता है हमारा स्कैफोल्डिंग, ठीक है। स्कैफोल्डिंग, इसमें क्या है, वाइगोस्की ने स्कैफोल्डिंग वर्ड क्यों यूज़ किया है? उन्होंने कहा बच्चा क्या है ना, बच्चा हमारा एक बिल्डिंग की तरह है। उन्होंने बच्चे को बिल्डिंग माना है कि भाई बच्चा बड़ा हो रहा है, हम बच्चे को ही तो बना रहे हैं, हम सब कुछ ये पढ़ रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, बच्चे को बनाएंगे ना आगे टीचर बन के। तो बच्चा क्या है, बिल्डिंग है हमारी, है ना। अब उस बिल्डिंग को, जैसे बिल्डिंग को सपोर्ट चाहिए पाड़ लगा के, मचान लगा के, वैसे ही बच्चे को भी सपोर्ट चाहिए होता है जिससे वो मजबूती से खड़ा हो सके। सपोर्ट देने वाला कौन होगा? टीचर्स होंगे, पीयर्स होंगे, पेरेंट्स होंगे। जैसे अभी मैंने बताया, कोई भी अधिक जानकार व्यक्ति किसी भी फील्ड में कोई अधिक जानकार है। कभी कभी क्या होता है कि हम खाना बनाना सीखते हैं, ठीक है, कुछ बनाना सीखते हैं, तो जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन वो हमें खाना बहुत अच्छा बनाना सिखा देते हैं। तो वो क्या है, MKO है ना, हमारे लिए मोर नॉलेजेबल पर्सन है, वो हमें सिखा देते हैं। तो कोई भी अधिक जानकार व्यक्ति जिसे हम MKO कहते हैं, वो हमको स्कैफोल्डिंग देता है। स्कैफोल्डिंग मतलब हमको सहारा देता है, सपोर्ट देता है, सीखने में मदद करता है। अच्छा, फिर क्या होता है, जब मकान बन जाते हैं तो क्या होता है, स्कैफोल्डिंग को हटा लिया जाता है। वो जिंदगी भर का सहारा नहीं होता है, ऐसा नहीं है ये मचान बना हुआ है, ये पाड़ लगी हुई जिंदगी भर, जैसे ही मकान पूरा फिनिश ये पाड़ हटा ली जाती है। ऐसे जब बच्चा पूरी तरह सीख जाता है स्कैफोल्डिंग को, यानी इस पाड़ को,
यानी जो टीचर्स या MKO हैं वो जो भी सपोर्ट दे रहे हैं वो धीरे से हट जाते हैं। तो ये हर टीचिंग में होता है। आपने देखा होगा हम जब टीचिंग करते हैं उसमें भी होता है, बच्चे को हम सिखाने की कोशिश करते हैं, नहीं सीख पाता, उसका जो हमारा जोन ऑफ जो ZPD है हमारा प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसमें हम उसको ले जाते हैं। यानी जो कठिन काम है जो वो कर तो सकता है, हम जानते ही कर सकता है, पर उसको सहारे की ज़रूरत है, तो हम उसको स्कैफोल्डिंग देते हैं, यानी हम उसको सहारे से उसको सिखाते हैं, उसको सिखाने की कोशिश करते हैं, और जब वो सीख जाता है धीरे से हम अपना हट जाते हैं और उसे प्रैक्टिस करने को बोलते हैं, वो उसमें माहिर हो जाता है उस काम में। तो अब देखिए अब रह गया मोर नॉलेजेबल। मैंने इतना बता दिया तो बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी बताती हूँ कि मोर नॉलेजेबल अदर्स यानी MKO। मोर नॉलेजेबल क्या हो गया? मोर नॉलेजेबल इज़ हु हैज़ अ हायर लेवल ऑफ नॉलेज दैन लर्नर। मतलब वो व्यक्ति जिसको, जो हमारा लर्नर है, सीखने वाला है, भले ही सीखने वाला कितना भी सीखा हुआ हो, भले ही वो PhD करा हुआ क्यों ना हो, लेकिन उससे ज़्यादा किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एस्पेक्ट में अगर किसी को नॉलेज है तो उसको हम NPO कहेंगे, चाहे वो अनपढ़ है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में। जैसे अभी मैंने बताया खाना बनाने के क्षेत्र में, भले ही अब कोई व्यक्ति PhD है लेकिन उसको नहीं आता खाना बनाना, तो जो उसको खाना बनाना सिखा रहा है ना वो MKO है। किसी को सिलाई करनी नहीं आती, भले ही वो PhD है, भले ही वो डॉक्टर है, भले ही वो इंजीनियर है, लेकिन उसको ये चीज़ नहीं आती है, अगर वो सुई पकड़नी है, तो जो सुई पकड़ के धागा चलाने वाला उसको सिखाने वाला है वो MKO है, उसके लिए मोर नॉलेजेबल अदर है ना। तो ये हो गया। अब MKO लर्नर को स्कैफोल्डिंग देगा, यानी सिखाएगा जहाँ ज़रूरत होगी, जिस तरीके से उसको सिखाने की होगी स्कैफोल्डिंग देगा। इससे क्या होगा? लर्नर की नॉलेज बढ़ेगी, और जब नॉलेज बढ़ जाएगी तो स्कैफोल्डिंग हटा दी जाएगी, यानी सिखाने वाला हट जाएगा। उसके बाद क्या? MKO है ऐसा कोई भी लर्नर जिसको किसी भी क्षेत्र में ज़्यादा नॉलेज, जो मैं भी बता चुकी हूँ। एनीवन हु हैज़ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ हायर एबिलिटी लेवल देन अ लर्नर। अब इसमें क्या आ गए? देखिए, पेरेंट्स हो गए, कोच हो गए, टीचर हो गए, सिबलिंग हो गए, है ना, हमारे जो भाई बहन हैं, पियर्स हो गए, है ना, जो भी आप समझ सकते हो। अभी मैंने आपको काफ़ी बता दिया इसके बारे में। इसके बाद इन्होंने एक और टर्म का यूज़ करा जिसको इन्होंने बोला रेसिप्रोकल टीचिंग। ये क्या है? एक तरह की कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी है। कोऑपरेटिव मतलब आपको पता होगा, जब मिलजुल कर कोई काम किया जाता है उसको कोऑपरेशन बोलते हैं, तो कोऑपरेटिव टीचिंग है। इसमें क्या होता है? दो, या आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी दिखाया है कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहला तो इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी जब हम कोई पाठ पढ़ते हैं तो उसकी समझ को विकसित जो कराई जाती है उसको कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, है ना। तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन स्किल है, यानी समझने की शक्ति, किसी चीज़ को समझने की शक्ति, उसको इम्प्रूव किया जाता है। तो इसमें क्या होता है? कोई भी चैप्टर खोल दिया जाता है, मैं आपको एग्जांपल से बता रही हूँ, कोई भी चैप्टर खोल दिया जाता है और उसमें 3-4 बच्चों का ग्रुप बैठाल दिया जाता है ना, और उनसे कहा जाता है तुम करो। अब यहाँ पर जो है ध्यान किस पे दिया जाता है इस रेसिप्रोकल टीचिंग? 4 स्किल्स पर। प्रिडिक्टिंग, बच्चा प्रिडिक्ट करना सीख जाए। प्रिडिक्ट मतलब जो लेसन पढ़ा है उसके, जो स्टोरी पूरी भी हो गई है उसके बाद क्या हो सकता है, ये प्रिडिक्ट मतलब किसी चीज़ की भविष्यवाणी करना कि क्या होगा। जब भाई पूरी तरह पकड़ बन जाएगी तो वो बता देगा कि आगे भी क्या हो सकता है। क्लैरिफाई, कहीं पे भी कुछ सी अगर उससे कुछ पूछा जाए उसको क्लियर कर सके, हम उससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो क्लियर कर सके उस पार्ट से रिलेटेड। क्वेश्चनिंग, अगर उससे कहा जाए इस क्वेश्चन से रिलेटेड 5-7-10 क्वेश्चन पूछो तो पूछ लेगा, है ना भाई। जब उसने अच्छे से, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप क्वेश्चन पूछो मैथ्स के, भाई आपने मैथ्स पढ़ी हो तभी तो क्वेश्चन पूछोगे, आपको उसके बारे में समझ होगी तभी तो पूछोगे क्वेश्चन। समराइजिंग, समराइजिंग मतलब जो पार्ट पढ़ा है उसको छोटा करके उसको, जो उसका जो कहते हैं ना रस, वो बता देना, उसको बोलते हैं समराइजिंग। तो इसमें क्या होता है? लर्नर और टीचर्स, लर्नर जो है टीचर्स और स्टूडेंट दोनों का रोल प्ले करता है, मतलब सीखने वाला टीचर भी होते हैं और सीखने वाले स्टूडेंट भी होते हैं। तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई एक टॉपिक दे दिया, उसमें हमने यहाँ पे 4 बच्चों को बैठा दिया और चारों को एक एक स्किल दे देते हैं कि भाई तुमको क्या करना है, पाठ पढ़ के प्रिडिक्ट करना है, तुमको क्या करना है, तुमको क्लेरिफाई करना है। अगर कोई कुछ पूछेगा ना इस पार्ट में से, इन तीनों में से, तो तुम ही बताओगे, क्लियर करोगे। एक से पूछा तुम क्वेश्चन पूछना, ठीक है। थर्ड जो बच्चा है उसे कह दिया तुम क्वेश्चन पूछना, पाठ पढ़ने के बीच बीच में या बाद में इन लोगों से, इन बच्चों से, तीनों से, बाकी तीनों से क्वेश्चन पूछोगे। चौथे से कह दिया भाई पाठ अच्छे से होने के बाद इन तीनों बच्चों को आपको समरी बतानी है। तो इस तरीके से हम चारों पे ही ये टास्क छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या होता है, वो एक दूसरे के MKO भी हो जाते हैं, एक दूसरे की स्कैफोल्डिंग भी कर देते हैं, है ना, लैंग्वेज का भी अच्छा हो जाता है। तो ओवरऑल क्या होता है कि उस पार्ट की कंप्रिहेंशन स्किल बहुत अच्छी उनके अंदर डेवलप हो जाती है, पार्ट को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये इन्होंने रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में उन्होंने बताया था। अब देखिए क्या होता है कि ये तो हमारा हो गया वाइगोत्स्की का सिद्धांत। अगर आपको इससे रिलेटेड कहीं भी कोई भी क्वेरी होती है ना, तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके हर क्वेश्चन का
रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, समझ में आता है जो मैं आपको इतनी मेहनत से बताती हूँ, तो अगर आपको लगता है मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे आइडियाज़ दीजिएगा कि भाई आप इस पे वीडियो और बना दीजिए, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे मैं मोटिवेट हूँ आगे काम करने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।